किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी ये कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 5 सितंबर 2023 है। जैसा कि आपको विदित है, हर रोज हम किसी न किसी वीडियो को लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होते हैं। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे। इसका एक वीडियो हमने पहले भी बनाया है, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे प्रिय किसान साथियों, अगर आज आप नए आए हैं इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन घंटी को दबाइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को भी आप शेयर करें, ये आपकी अति कृपा होगी। और दूसरा, जो साथी ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं और उन्होंने बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक नहीं किया है तो भी वो अवश्य करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन और आने वाले हर लाइव प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों आज हम बात करेंगे गेरू की मिट्टी के बारे में। गेरू की मिट्टी के बारे में वैसे तो हमने वीडियो पहले आप लोगों के बीच में बना दिया है, फोलियर स्प्रे में कैसे गेरू की मिट्टी का उपयोग करें। गेरू की मिट्टी होती कैसी है, ये देखिए, ये गेरू की मिट्टी है, आप देख रहे हैं बिल्कुल। और गेरू की मिट्टी जो है वो आप अगर गूगल पर भी सर्च करेंगे वहां भी इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और गेरू की मिट्टी यूज करने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूं। ऑनलाइन गेरू की मिट्टी लेने से बचें, यानी ऑनलाइन गेरू की मिट्टी लेने से बचें, क्योंकि वो मिट्टी, मेरा जहां तक मानना है, मेरी जहां तक फीलिंग है, वो वैसी मिट्टी नहीं आती जैसी मिट्टी होनी चाहिए। और आप ऑनलाइन जैसे फ्लिपकार्ट पर लेते हैं, इंडिया मार्ट के ऊपर लेते हैं, या जो भी ऑनलाइन सुविधा से जो मंगाते हैं, वो थोड़ा सा इससे बचने का प्रयास करें। ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि उसके अंदर नमक की मात्रा पाई गई है। तो गेरू की मिट्टी अगर आपको लेना हो तो पंसारी से ही लें तो बेटर रहेगा। या आपका कोई ऐसा बंदा जानकार हो महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, जहां पर गेरू की मिट्टी पाई जाती है, तो वहां से भी आप किसी साथी से ये मंगा सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस मिट्टी का उपयोग जो है वो हमें जरूरी क्यों हुआ। जरूरी तो पहले से ही था। पहला वीडियो हमने बनाया कि तापमान की अधिकता की वजह से जो फसलों को नुकसान हो रहा है, और उसमें काफी लाखों किसान समर्पित हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले ही किसान इसका नुकसान उठा रहे हैं। रासायनिक खेती करते हैं, कोई भी फार्मर करते हैं, जैसे आने वाली रबी की फसल है हमारे बीच में, उसमें गेहूं सरसों की अगर हम बात करें, ज्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने की वजह से और आखिरी समय में बरसात ना होने की वजह से, तापमान की अधिकता होने के कारण जो फसल पकने का समय होता है उससे पहले पक जाती है, और उसके अंदर जो दाना बनता है उस दाने की साइज कम हो जाती है। वो यही रीजन है। यानी समय से पहले अगर किसी भी फसल के अंदर पकाव होगा और जल्दी पकेगी तो उसमें सीधी सी बात है कि दाना जो है वो कमजोर बनेगा, और दाना कमजोर बनेगा तो हमारे उत्पादन में भी लॉस होगा। तो इस घोल का उपयोग जो है फसल के तेज तापमान को तो बचाता ही बचाता है। उसके साथ साथ जैसे हम फसलों की बढ़वार के लिए मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की हमें आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी बहुत अधिक आवश्यकता होती है, अगर कोई माने तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी को हम पहचान नहीं पाते हैं, और उसकी वजह से हमारी फसलों में काफी बड़ा नुकसान हम झेल देते हैं। क्योंकि एक रूटीन बना हुआ है, एक आदत हमारी बनी हुई है कि जो भी डालना है, यूरिया के कट्टे डालिए, पोटास डालिए, फास्फोरस डालिए, उसके अलावा किसी की जरूरत नहीं है, हम ये सोचते हैं। लेकिन ऐसा सोचना मेरे प्रिय साथियों गलत है। आपको सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी उतना ही महत्व देना चाहिए जितना कि आप मुख्य पोषक तत्वों को देते हैं। अब गेरू की मिट्टी की बात करें, गेरू की मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं उनमें मैं आपको नाम बताना चाहूंगा। जस्ता की मात्रा पाई जाती है, लोहा की मात्रा पाई जाती है, मैग्नीज की मात्रा पाई जाती है, बोरोन की मात्रा पाई जाती है। उसके साथ साथ इसमें
बात करें जो निकिल की मात्रा पाई जाती है और क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है। और मुख्य रूप से अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व इसके अंदर बोरान, लोहा और जस्ता बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें जस्ता से हमें जिंक की प्राप्ति होती है, लेकिन हमारी जमीन में जस्ता तो है लेकिन वो सोलुबल अवस्था में नहीं है, जिससे पौधा उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे आसान तरीका हमारे पास जो है तरल वेस्ट डिकम्पोजर। अगर तरल वेस्ट डिकम्पोजर को हम अपने खेत में चलाना स्टार्ट करेंगे, खेत में देना शुरू करेंगे, तो जो कठोर अवस्था में जो जस्ता हमारी जमीन में पड़ा हुआ है उसको घुलनशील करने का काम हमारा तरल वेस्ट डिकम्पोजर का बैक्टीरिया करेगा। तरल वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल के बारे में आप सभी साथी जानते हैं, इसके अंदर कार्बन फिक्शन बैक्टीरिया की बहुत अधिक मात्रा में अधिकता है और उसके साथ साथ इसमें जो भी हम काफी बैक्टीरिया के बारे में बात करें या काफी मित्र फंगस के बारे में बात करें वो तो अवेलेबल है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो भी हमारे खेत में अनावश्यक रूप से फिक्स अवस्था में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जस्ता इत्यादि जो भी पड़ा हुआ है उन सभी को घुलनशील करके उनको सोलबल अवस्था में बना के और पौधे को देने का काम तरल वेस्ट डिकम्पोजर करता है। तो जस्ता के लिए पता नहीं किसान किस तरह की रासायनिक जिंक वगैरह वगैरह पता नहीं कितने तरीके अपनाते हैं। दूसरा, इसके अंदर बोरोन पाया जाता है। बोरोन की हमें हर फसल में आवश्यकता होती है, आप चाहे माने न माने वो अलग बात है। बोरोन को हम हल्के में लेते हैं। अब जैसे कॉटन की बात करें, वेजिटेबल की बात करें या हमारे फ्रूट के पौधों की बात करें, जिसके अंदर बोरोन की डेफिशिएंसी, बोरोन की कमी की वजह से फूलों में ड्रॉपिंग, फल में ड्रॉपिंग बहुत अधिक होती है। तो उस समय हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है, उस बोरोन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए जैविक में या तो हम सुहागा लेंगे, सुहागा नहीं तो जिंक भस्म लेंगे, नहीं सॉरी वो लेंगे, बोरिक पाउडर लेंगे। बोरिक पाउडर जैविक हमें मिल नहीं रहा है, हम बोरिक एसिड लेंगे। बोरिक एसिड लेंगे तो उसका कुप्रभाव जो है वो हमारी फसलों पर भी पड़ेगा, तो हमारी मिट्टी को भी खराब करने का साथियों वो काम करेगा। तो गैरो मिट्टी के अंदर काफी मात्रा में बोरान पाया जाता है। अगली जो हम सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें, लोहा, लोहे की भी बहुत अधिकता होती है। अब लोहे को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाते हैं, जो पत्थरों का घोल बनाते हैं या जो भी अलग रूप से हम तैयार करते हैं, उसके लिए लोहे की कीलें लेते हैं, लोहे का कोई भी पदार्थ लेते हैं जिसको वेस्ट डिकम्पोजर में हम डाल देते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया क्या करता है, उसमें से उसको घुलनशील बना के लोहे के जितने भी तत्व हैं वो अपने में समाता है, उसके बाद हम उसको डालने का काम करते हैं। लेकिन गैरू की मिट्टी के अंदर काफी मात्रा में बोरोन पाया जाता है। तो मैं आज इतना तो अवश्य मानूंगा अपने आप को कि आपको जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो हमारी फसलों के लिए जरूरी हैं उन सभी की प्रचुर मात्रा में गैरू मिट्टी के अंदर वो पाए जाते हैं। अब हमने पहले इसके घोल के बारे में बातचीत किया, भाई इसका लिक्विड हम बना के खेत में डाल देंगे, उससे वो डेफिशिएंसियां दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही हमने वीडियो बनाया तो इतनी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान साथियों का आगे से फोन आना स्टार्ट हो गया या मैसेज आना स्टार्ट हो गया, बोला सर क्या बोरोन की डेफिशिएंसी या लोहे की डेफिशिएंसी या उसकी बात करें जस्ता की डेफिशिएंसी को हम जैसे गैरू मिट्टी उपयोग करते हैं, गैरू मिट्टी को क्या हम मिट्टी में डालने का काम कर सकते हैं? तो साथियों बिल्कुल कर सकते हैं। उसका सही और उचित तरीका जो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आप प्रति एक एकड़ की अगर हम बात करें तो 10 से 15 किलो गैरू की मिट्टी सफिशिएंट है। 10 से 15 किलो गैरू की मिट्टी आप लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 20 किलो आप ले सकते हैं। इससे ज्यादा लेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है, कम लेंगे तब भी कोई नुकसान आपका नहीं है। अब उसको डालना कैसे है, गैरू की मिट्टी को आप पहले गोबर की खाद में मिला दीजिए, उसके बाद उस गोबर की खाद को डीकम्पोज कर लीजिए वेस्ट डिकम्पोजर डाल के। वेस्ट डिकम्पोजर उसमें डालेंगे वो डीकम्पोज हो जाएगा। 1 या 2 बार उसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो वो पूरा मिल जो गैरू मिट्टी हमने डाला था वो पूरा उस कंपोस्टिंग खाद में मिल जाएगा। उसके बाद जिस तरह आप सिंचाई करते हैं, अगर आपने फसल लगा रखी है, सिंचाई करते हैं तो सिंचाई करने से पहले कंपोस्टिंग खाद जो आप लीजिए वो उसका बुरकाव खेत में करवा दीजिए, जिस तरह से यूरिया का छिड़काव हम करवाते हैं, और ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। अगर आपको नई क्रॉप लगानी है, नई फसल अगर आपको लगानी है
तो आप जो लास्ट जुताई करते हैं उस जुताई में ये गेरू की मिट्टी कंपोस्टिंग खाद में मिला के और मिट्टी में आप मिला सकते हैं। ये भी आपके पास एक बेहतरीन तरीका है। अगर आप ये कहें सर हम लिक्विड में पानी के साथ देना चाहते हैं, तो आप ओनली टू ओनली 5 किलो गेरू की मिट्टी और 200 लीटर तरल वेस्टी कंपोजर आप लीजिए, उसके अंदर उसको डालिए और पानी के साथ में चलाने का काम करें। वो जड़ों में जाएगा, बोरॉन, लोहा, जस्ता, मैग्नीज इत्यादि की जो भी आपकी क्रॉप्स में डेफिशिएंसी है उसको वो पूरा करने का काम करेगा। और मुख्य रूप से जो काम करेगा, जिंक, लोहा और बोरोन प्रचुर मात्रा में देने का काम करता है। तो साथियों, इस चीज को आप अवश्य टू अवश्य अपनाइए, आपको बेहतरीन, आपकी क्रॉप्स के अंदर बेहतरीन बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ साथियों ने जब इसको प्रैक्टिकली किया तो क्या पाया कि हमारी जड़ों से संबंधित, हमारी जो तने से संबंधित जो समस्याएं थी उनमें भी काफी सुधार नजर आया। वो किस लिए आया? क्योंकि पौधे की इम्यूनिटी अगर कमजोर होती है, पौधा कमजोर होता है, जैसे बात करें उसके अंदर उचित मात्रा में जो पोषक तत्व होने चाहिए, उचित मात्रा में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होने चाहिए, अगर वो नहीं है तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी। इम्यूनिटी कमजोर होगी तो रोग उसको अपने आगोश में लेने का प्रयास करेंगे। उस वजह से फसल के अंदर जो है रोग अक्षमता जो पौधे में होनी चाहिए वो नहीं होती और पौधा रोग से ग्रसित हो जाता है। अगर हमारा पौधा परिपूर्ण रूप से सही होगा, हर पोषक तत्वों की हम उसकी पूर्ति करते रहेंगे या हर सूक्ष्म पोषक तत्वों को समय समय के अनुसार हम देते रहेंगे, तो रोग भी हमारे खेत में ये मान के चलिए कि 90% कम हो जाए। तो आप गेरू की मिट्टी का उपयोग मिट्टी के साथ, पानी के साथ, भूमि उपचार में कैसे करें, ये जानकारी साथियों मैंने आपको दे दी है। आशा करता हूं कि आज की दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। और दूसरा, जो लिक्विड अवस्था में गेरू की मिट्टी का घोल का फोलियर स्प्रे अगर आप करवाते हैं और उसके साथ में अनएंसर की बोतल में आपको दिखा देता हूं, वैसे दिखा चुका हूं काफी बार, अनएंसर की बोतल का घोल अवश्य डालिए फोलियर स्प्रे में। और उसके साथ साथ जो चिपचिपा हम बनाते हैं, एलोवेरा से बनाते हैं, गोंद से बनाते हैं या अन्य कोई भी, जैसे भिंडी से बनाते हैं काफी साथी, तो उस घोल को अवश्य डालें ताकि जो घोल आप फसल के ऊपर छिड़काव में यूज करते हैं, उस घोल जो घोल आप डालेंगे वो अच्छी रूप से सही ढंग से पत्तों को चिपक जाए। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आने वाले समय में अगला वीडियो जो हमारा होगा वो सुपारी के ऊपर होगा। सुपारी की नर्सरी हम कैसे तैयार करें और उस नर्सरी को तैयार करने के लिए कौन से बीज का चयन करें, जो हमारी वातावरण के लिए जरूरी है, सही है, वो कौन सा बीज हम लें, उसकी पूरी जानकारी साथियों आपको दी जाएगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।